अब टूवर्ड्स सीडीएम में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट। अलग अलग पार्टिसिपेंट्स ने इस मूवमेंट को कैसे लिया। तो यहाँ पर हमें अलग अलग कैटेगरीज को देखना है। सबसे पहले हमारे पास जो है वो है लार्ज फार्मर्स, जैसे पाटीदार्स हैं गुजरात के और जाट्स हैं आपके यूपी के। ये सबसे एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे इस मूवमेंट के अंदर, क्योंकि ये कमर्शियल क्रॉप्स को उगाया करते थे, इसीलिए देवर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन। और इसीलिए जब ट्रेड डिप्रेशन चल रहे थे, प्राइसेस फॉल हो रही थी, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा नुकसान इन लोगों का हो रहा था। कैश इनकम इनकी डिसअपियर हो रही थी, इसलिए गवर्नमेंट का रेवेन्यू पे करना इनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट टास्क हो गया था। तो जब एंड द रिफ्यूजल ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू, इन्होंने डिमांड रखी थी गवर्नमेंट से कि रेवेन्यू को थोड़ा सा कम किया जाए, लेकिन वो डिमांड इनकी रिफ्यूज हो गई। इसकी वजह से ये काफ़ी परेशान थे, इनके अंदर काफ़ी सस्पिशियस थे ये लोग गवर्नमेंट को लेकर। जो रिच पीजेंट्स थे बिकेम एंथुजियास्टिक सपोर्टर्स, और इसीलिए सबसे बढ़ चढ़कर इन लोगों ने पार्टिसिपेट करा सीडीएम के अंदर। अपनी कम्युनिटीज़ को भी ऑर्गेनाइज करा कि आप भी आओ, और मेंबर्स को बार बार फोर्स भी करते थे, जैसे कभी फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करनी है या कहीं प्रोटेस्ट करना है तो उनको ये मोटिवेट भी करते थे ताकि वो बॉयकॉट प्रोग्राम से पार्टिसिपेट कर सके। अब फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज, इनके लिए स्वराज का मतलब क्या था? स्वराज के लिए फाइट का मतलब था वॉज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू, की जो हाई रेवेन्यूज हैं उसके खिलाफ हम स्ट्रगल कर रहे हैं। स्वराज से यहाँ इनका मतलब इंडिपेंडेंस वाला नहीं था, उस आइडिया तक तो ये लोग पहुँच ही नहीं पा रहे थे। लेकिन जब आपका 1931 वाला जो सीडीएम था, जब वो बंद कर दिया गया था तो थोड़े से डिसअपॉइंट हुए थे उसके बाद, क्योंकि रेवेन्यू रेट जो थी उसको रिवाइज नहीं किया गया था, कोई फर्क उसमें नहीं पड़ा था। इसीलिए जब 1932 में रीस्टार्ट किया गया तो थोड़े से ये लोग पीछे हट गए पार्टिसिपेट करने में। अब इसके अगेंस्ट में जो गरीब किसान थे उनका क्या था? वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन द लोअरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ये इंटरेस्टेड इन थे कि रेवेन्यू डिमांड को लो किया जाए, क्योंकि इसमें इनका कोई लेना देना नहीं था। मेनी ऑफ देम वर स्मॉल टेनेंट्स, इसमें काफ़ी सारे तो आपके छोटे किसान थे जो कि छोटी मोटी ज़मीन पे काम किया करते थे या बड़े लैंडलॉर्ड्स के यहाँ पर जाकर काम करते थे। अब जैसे जैसे डिप्रेशन कंटिन्यू रहा तो इनकी भी कैश इनकम जो थी वो कम होती चली गई। स्मॉल टेनेंट्स के लिए अपना रेंट पे करना, जो ज़मीन उन्होंने किराए पे ले रखी थी बड़े किसानों से, तो वो उसका रेंट पे करना इनके लिए मुश्किल हो गया था। इसीलिए ये चाहते थे कि इस मूवमेंट के ज़रिए जो अनपेड रेंट है, जो इन्होंने पे नहीं करा है, उसको पूरा माफ़ कर दिया जाए। दे जॉइंड अ वैरायटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट्स, इसीलिए इन्होंने अलग अलग रेडिकल मूवमेंट्स को ज्वाइन करा। उसके बाद एप्रीहेंसिव ऑफ द दे जॉइन वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स ऑफन लेड बाय सोशलिस्ट, और ये मूवमेंट को लीड करने वाले सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट लोग हुआ करते थे। एप्रीहेंसिव ऑफ रेजिंग इश्यूज दैट माइट अपसेट द रिच पीजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड, अब अगर इस इशू को कांग्रेस अपने साथ में रखती तो जो बड़े किसान लैंडलॉर्ड थे वो डेफिनेटली इनसे अलग हो जाते। इसीलिए कांग्रेस नो रेंट कैंपेन को फेवर करने के पक्ष में नहीं थी, उसको लेने के पक्ष में नहीं थी, और इसीलिए अमीर किसान गरीब किसान और कांग्रेस का बीच का जो रिलेशन था वो वाइड होता चला गया, उनके डिफरेंसेस बढ़ते चले गए। अब ऐसा ही कुछ हुआ था बिग इंडस्ट्रियलिस्ट और जो वर्कर्स काम करते हैं उनके बीच में भी, क्योंकि यहाँ पर अमीर किसान पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनका मुद्दा कुछ और था, छोटे किसान इसलिए नहीं कर रहे थे, उनका मुद्दा कुछ और था, उनको ये लेना नहीं चाहते थे। उसी तरह से यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट और वर्कर्स का भी केस है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट जो है इनको काफ़ी सारा प्रॉफिट मिला, ये पावरफुल हो गए थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के टाइम पर अंग्रेज जो थे, ब्रिटिशर्स, सारे गुड्स उधर सप्लाई होने लगे, इंडियन मार्केट फ्री हो गया, तो इंडियंस को मौका मिला अपने मार्केट को कैप्चर करने का। उसके बाद जब वॉर में गुड्स की डिमांड बढ़ती चली गई तो इनको वहाँ भी सप्लाई करने का मौका मिला, तो ये वो टाइम था जहाँ पर इन्होंने अपनी एक पोजीशन बना ली थी। तो ये चाहते थे कि इनकी ये पोजीशन वैसी ही बनी रहे, ये अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते थे, कॉलोनियल पॉलिसीज़ के खिलाफ ये चाहते थे कि अब कुछ नए रूल्स वगैरह बने। दे वॉन्टेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट, जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं उनके अगेंस्ट में इनको प्रोटेक्शन दी जाए, जैसे टैक्सेस वगैरह हटा दिए जाए, रुपी स्टर्लिंग जो रेशो है वो बराबर कर दिया जाए, तो इनको दिक्कत नहीं होगी। और इसीलिए अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस 1920 में फॉर्म की गई, और उसके बाद एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FICCI 1927 में फॉर्म किया गया। लेड बाय प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज, अब इनको लीड करने वाले बड़े इंडस्ट्रीज थे इंडिया के, जैसे पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, GD बिरला,
ये कॉलोनियल कंट्रोल के खिलाफ इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते थे एंड सपोर्टेड द सीडीएम व्हेन इट वाज फर्स्ट लॉन्च, पहली बार जब लॉन्च किया गया था। इन्होंने अपनी तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करा, रिफ्यूज टू बाय और सेल इंपोर्टेड गुड्स, विदेशी सामान को यूज करना और सेल करना उससे रिफ्यूज भी करा। मोस्ट बिजनेसमैन केम टू सी स्वराज, अक्सर बिजनेसमैन को लगता था कि स्वराज एक ऐसा टाइम है जब कॉलोनियल रेस्ट्रिक्शंस उनके बिजनेस के ऊपर से हटा दी जाएगी, इंडस्ट्री जो है उनकी वो आगे डेवलप करेगी विदाउट एनी कॉन्स्टेंट, बिना किसी रुकावट के। बट आफ्टर द फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, लेकिन जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हुई तो बिजनेस ग्रुप जो थे वो जो पहले इतने एंथुसियास्टिक थे अब वो थोड़े से वो भी पीछे हट गए थे। दे वर एप्रीहेंसिव ऑफ द स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज, इनको डर लग रहा था कि मिलिटेंट एक्टिविटीज दोबारा फैल सकती है, दोबारा ये वायलेंट हो सकता है और इतने टाइम तक हम अपने बिजनेस को छोड़कर मार्केट मैदान में उतर भी जाएं लेकिन उसका कोई प्रॉफिट हमको ना मिले तो उसके लिए रेडी नहीं थे। एज वेल एज द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म, और इसके अलावा समाजवाद की भावनाएं भी काफ़ी बढ़ रही थी यंगर मेंबर्स ऑफ कांग्रेस के बीच में। इससे इनका ही नुकसान था क्योंकि ये कैपिटलिस्ट हैं। इसके अगेंस्ट में जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे इन्होंने कोई बहुत बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट नहीं करा सीडीएम में, सिर्फ नागपुर रीजन ऐसा था जहाँ पे वर्कर्स ने पार्टिसिपेट करा क्योंकि इंडस्ट्रीज जो थे अभी कांग्रेस के क्लोज हो चुके थे और वर्कर्स ने इसीलिए अपने आप को अलग कर लिया था। बट इन स्पाइट ऑफ दैट सम वर्कर्स, लेकिन कुछ वर्कर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट करा सिलेक्टिवली अडॉप्टिंग सम ऑफ द आइडियाज, क्योंकि गांधी जी के कुछ आइडियाज इनको इन्फ्लुएंस कर रहे थे तो उसके लिए इन्होंने इसको मूवमेंट को ज्वाइन करा, जैसे बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स है एज पार्ट ऑफ देयर ओन मूवमेंट अगेंस्ट लो वेजेस। तो इसके साथ में उन्होंने अपनी लो वेजेस वाली पुअर वर्किंग कंडीशंस वाले पॉइंट भी इसमें साथ में इन्वॉल्व कर दिए। देयर वर स्ट्राइक्स बाय रेलवे वर्कर्स, रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक करी 1930 में। डॉक वर्कर्स जो शिप वगैरह पे काम करते हैं 1932 में उन्होंने स्ट्राइक करी और 1930 के अंदर थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स, छोटा नागपुर की जो 10 माइंस थी वो गांधी कैप्स पहन के सड़कों पर आ गए प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए, बॉयकॉट कैंपेन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन कांग्रेस जो इनकी डिमांड्स थी वेजेस को इम्प्रूव करने वाली, वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने वाली, उसको लेने को तैयार नहीं थी क्योंकि अगर वो डिमांड लेगी तो इंडस्ट्रियलिस्ट इनके अगेंस्ट में हो जाएंगे क्योंकि वो इनके विरुद्ध डिमांड थी। तो वापस यहाँ पर भी प्रॉब्लम वही थी कि अमीरों को साथ रखा, गरीब साइड में रह गए। अब अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर जो था गांधी इस सिविल डिसोबीडियंस का वो था इसके अंदर औरतों ने भी काफ़ी बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करा, चाहे वो सॉल्ट टैक्स को अबॉलिशन करने वाला हो, प्रोटेस्ट करने वाला हो। लेकिन गांधी जी का मानना ये था कि जैसे भगवान की पूजा होती है वैसे एक सेक्रेट ड्यूटी है, लेडीज अगर इसमें पार्टिसिपेट करती हैं तो, लेकिन उनकी मेन जिम्मेदारी क्या है, अपने घर परिवार अपने बच्चों की देखभाल करना, अपने जो घर का काम है उनको संभालना। पॉलिटिकल फील्ड में अगर वो अपना कोई रोल चाहती है तो वो उनको नहीं दिया जाएगा। हाँ, एज अ सेक्रेट ड्यूटी इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट, इफ यू वांट टू कम फॉर प्रोटेस्ट, यू आर वेलकम्ड। अब लिमिटेशंस क्या थी सीडीएम के अंदर कि इंडिया में अपर कास्ट लोअर कास्ट को लेकर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे। वो जो छुआछूत है, अनटचेबिलिटी, वो चीज़ें काफ़ी थी। तो यहाँ पर एक कैटेगरी थी अनटचेबल्स की जिसको दलित या ऑप्रेस कहा जाता है। तो महात्मा गांधी का मानना यह था कि अगर हम इनको साथ नहीं मिलाएंगे तो और आगे 100 साल हमें स्वराज नहीं मिलने वाला। तो सनातनीज जो थे उनसे वो जो अपर क्लास हिंदूज थे उनसे वो अपील करने लगे कि ये जो सिन है अनटचेबिलिटी वाला इसको रिमूव किया जाए और इसीलिए अनटचेबल्स को इन्होंने नाम दिया हरिजन। हरिजन का मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ गॉड, ईश्वर के बच्चे। उनके राइट्स के लिए इन्होंने, जैसे टेम्पल एंट्री है जहाँ पर सनातनीज जाते हैं, इनको मौका नहीं मिलता था, तो टेम्पल एंट्री हो गया, वो पब्लिक वेल, टैंक और जो चीज़ें जो अपर कास्ट इस्तेमाल करती है उनमें सब में इनको इस्तेमाल करने का मौका दिया जाए, रोड्स है, स्कूल्स है। तो इसके लिए गांधी जी ने सत्याग्रह इनके लिए भी लॉन्च करा। ही हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट्स, उनके जो अधिकार थे उनको दिलाने के लिए, उनके वर्क को डिग्निफाई करने के लिए खुद ने टॉयलेट्स वगैरह क्लीन करे भंगियों के साथ में, स्वीपर्स के साथ में, और लोगों से अपील करी कि अपने हाथ को प्योर करें या अनटचेबिलिटी को रिमूव करें। दलित लीडर्स लेकिन इस पॉलिटिकल सोल्यूशन से तैयार नहीं थे, वो कुछ डिफरेंट सोल्यूशन चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने आप को एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज करा और डिमांड करी कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में और उसके अलावा उनको रिजर्वेशन दिया जाए। उसके अलावा डिमांडिंग रिजर्व सीट्स, अ सेपरेट इलेक्ट्रोड, एक सेपरेट इलेक्ट्रोड भी दिया जाए जहां पर दलित मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल तक पहुंचे। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के जरिए ही राइट्स हमारे अचीव हो सकते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल सकता है, ये इनका मानना था। और इसीलिए B.R. अम्बेडकर, इन्होंने दलित्स को एक डिप्रेस क्लास एसोसिएशन में बनाया 1930 में, लेकिन महात्मा गांधी के साथ
तो जब बी आर अम्बेडकर ने अपने डिमांड्स रखी सारी, तो महात्मा गांधी और इनके बीच में कुछ क्लैशेस हुए, क्योंकि महात्मा गांधी इनकी बात से एग्री नहीं थे। इनका मानना था कि अगर एक सेपरेट इलेक्ट्रोड इनको दे दिया जाएगा तो कभी ये मेन स्ट्रीम के साथ मर्ज नहीं हो पाएंगे। जो एक सिंगल सोसाइटी की बात करते हैं महात्मा गांधी, वो अचीव नहीं हो पाएगा। और इसीलिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद कोई रिजल्ट इनका नहीं निकला। तो महात्मा, और यहाँ पर मौका मिला अंग्रेजों का, क्योंकि अंग्रेजों का काम ही था फूट दो राज करो। तो इन्होंने यहाँ पर बी आर अम्बेडकर को फेवर करा, और इसके अगेंस्ट में महात्मा गांधी जो थे अनशन पर बैठ गए, फास्ट अनटू डेथ, कि या तो बात मानी जाए या फिर मैं भूख हड़ताल पे बैठा हुआ हूँ। अम्बेडकर को अल्टीमेटली गांधी जी की पोजीशन समझनी पड़ी, और रिजल्ट था पूना पैक्ट सितंबर 1932 का। इसके अकॉर्डिंग जो डिप्रेस क्लास थी, यानी बाद में जिनको शेड्यूल कास्ट बोला गया, इनको रिजर्व सीट दी जाएगी प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर, बट दे वर टू बी वोटेड इन द जनरल इलेक्टोरेट। जैसे आम चुनाव होते हैं जनरल इलेक्टोरेट, वैसे इनके चुनाव भी होंगे, वोटिंग वैसे ही होगी। दलित मूवमेंट हाउएवर कंटिन्यूड, ये दलित मूवमेंट आगे चलता रहा। अब ऐसा ही मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का भी था इंडिया में, वो भी सीडीएम में कोई बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा, उनका भी थोड़ा मुद्दा जो था वो ल्यूकवार्म था। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, क्योंकि नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट डिक्लाइन हो चुका था, और जो एक जिस मकसद को लेकर आए थे वो मकसद इनका अचीव नहीं हो पाया था। इसीलिए 1920s तक आते आते कांग्रेस जो थी वो क्लियरली विजिबल हो रही थी कि ये हिंदूज की पॉलिटिकल पार्टी है, इसमें हिंदूज ज़्यादा थे। जैसे हिंदू महासभा है, हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप्स वगैरह, एज रिलेशन बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम वर्सन। तो जैसे जैसे हिंदू और मुस्लिम के बीच का रिश्ता वर्स्ट होता चला गया, ये क्लैशेस में कन्वर्ट हो गए, क्लैशेस धीरे धीरे रॉइट्स में कन्वर्ट हो गए, रॉइट्स यानी दंगा फसाद, और हर दंगा जो था वो इनके बीच के रिश्ते को और ज़्यादा डिफरेंट, दूर करता जा रहा था। द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेक एफर्ट्स, दोनों ने कई बार कोशिश भी करी रीनेगोशिएट करने के लिए, लेकिन कोई अलायंस नहीं बन पाया, और अल्टीमेटली द इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस वर ओवर द क्वेश्चन ऑफ, मेन क्वेश्चन क्या था, रिप्रेजेंटेशन इन द फ्यूचर असेंबली। आने वाली फ्यूचर असेंबली जो कि इलेक्शंस के जरिए होगी, उसमें रिप्रेजेंट कौन करेगा। मोहम्मद अली जिन्ना, वन ऑफ द लीडर्स ऑफ मुस्लिम लीग, एक प्रोमिनेंट लीडर थे मुस्लिम लीग के, वॉज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट। वो तैयार थे सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड छोड़ने के लिए, इफ मुस्लिम्स वर एश्योर्ड, अगर मुस्लिम्स को सेंट्रल असेंबली में एश्योर्ड सीट्स दे दी जाए, एंड रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन, और जो मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस हैं वहाँ पर पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में इनको सीट्स दे दी जाए, रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाए, जैसे बंगाल और पंजाब में था, तो उसके लिए ये तैयार थे। ये बेसिकली मुस्लिम पॉपुलेशन वाले एरियाज थे, ज़्यादा पॉपुलेशन उन्हीं की थी। नेगोशिएशंस ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, फ्यूचर में रिप्रेजेंटेशन को लेकर जो क्वेश्चन था इनका वो कंटिन्यू रहा, और अल्टीमेटली ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई 1928 में। यहाँ M.R. जयकर हिंदू महासभा के थे, इन्होंने स्ट्रांगली अपोज कर दिया किसी भी एफर्ट एट कॉम्प्रोमाइज़ के लिए, और इसीलिए जब CDM स्टार्ट हुआ था एक सस्पिशियस वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ, डिस्ट्रस्ट था दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में। अलाइनेटेड फ्रॉम कांग्रेस, कांग्रेस से अलग होकर बहुत सारे मुस्लिम के जो सेक्शंस थे उन्होंने कॉल फॉर स्वराज, जो यूनाइटेड स्ट्रगल था, इसके लिए कोई रिस्पॉन्स इन्होंने नहीं दिया। मैनी मुस्लिम लीडर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स, बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स और इंटेलेक्चुअल्स, ये इनका मानना था कि एक मुस्लिम जो हम माइनॉरिटी में इंडिया में, और हमारा कल्चर और आइडेंटिटी जो है हमारी एक डोमिनेशन वाली, हिंदू मेजॉरिटी डोमिनेशन वाले एरिया में सबमर्ज हो सकती है।